वेलकम टू क्लास 12th। ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? 11th क्लास में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वहाँ मत देखो, आप मुझे देखो। 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सॉल्यूशन क्या होता है, बताओ। नो, सॉल्यूशन लिखो, मेरी तरफ से लिखो, डेफिनेशन लिखो। सॉल्यूशन solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more components mixed in any proportion. Mixed in any proportion. Mixed in any proportion. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जो भी आप कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे हो ना, उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन वेरी कर सकती है। कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं लेनी है आपने, कंपोजिशन कैन बी वेरीड। आई रिपीट, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? क्या होता है बताओ? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिक्सचर, मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं। 11th की बातें हैं, आपको याद नहीं होगी, धुंधली यादें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हो जाती है अ होमोजेनियस मिक्सचर a mixture in which two, अभी लिखो नहीं, समझो, two or more than two components mixed with each other ठीक है, दोबारा सुनो। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ 12th की केमिस्ट्री को। उसके बाद हम ऑर्गेनिक पे जंप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स को बोलते हैं बेसिकली। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाता है। ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाता है, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब जंप करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की तरफ। होमोजेनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं। दोबारा सुनो, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया? होमोजेनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शुगर प्लस वाटर। भाई मिक्स करने से पहले तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ना, शुगर कहां पर है, वाटर कहां पर है। मिक्स करने के बाद बताओ, लेट्स से आपने मिक्स कर दिया, क्या बना? क्या बना? बोलो। अब बताओ, शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या शुगर को आइडेंटिफाई कर पाओगे? वाटर को आइडेंटिफाई कर पाओगे? देखने में लगेगा वाटर जैसा, पर वाटर एग्जैक्टली होगा नहीं। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं और मिक्स करने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। तो बिफोर मिक्सिंग यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश शुगर एंड वाटर।
आफ्टर मिक्सिंग यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश फिजिकली नेकेड आई विद द हेल्प ऑफ योर आईज, आप शुगर और वाटर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं, मिक्स करने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उस मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। और जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, वो सबके सब सॉल्यूशन होते हैं। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताओ कोई एग्जांपल। ये तो बड़ा कॉमन सा एग्जांपल दिया आप लोगों ने, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, मिक्स करेंगे क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। चलो और कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? हाँ जी, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल वाटर में मिक्स होता है? ऑयल वाटर के अंदर मिक्स होता है? नहीं होता। कोई कॉमन एग्जांपल बताओ जो आपने अपनी डेली लाइफ में यूज करो। मैं हिंट दे देता हूं, चाइनीज कुजीन। क्या? लेमन, सिर्फ लेमन? हाँ, लेमन प्लस वाटर हो, मतलब उसमें तो बहुत सारे आ गए, हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ 2 कंपोनेंट्स वाले पढ़ रहे हैं, उधर तो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मैंने आपको हिंट तो दिया, चाइनीज क्यूजीन। सिरका डालते हो? सिरका तो सुना होगा, वो भी तो होमोजेनियस मिक्सचर है। अरे सिरका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिरका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनेगर नहीं बोलते? अरे बोलो। तो विनेगर बेसिकली क्या होता है? एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। अगर आप 100 ml का विनेगर बना रहे हो, अगर आप 100 ml का विनेगर बना रहे हो, तो 100 ml के विनेगर के अंदर 5 ml तो एसिटिक एसिड होगा, 95 ml वाटर होगा। तो एसिटिक एसिड को वाटर में डाल दिया, एसिटिक एसिड वाटर के अंदर मिक्स हो गया। आई मीन टू से दोनों कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विनेगर के अंदर कि वेयर इज एसिटिक एसिड एंड वेयर इज वाटर? तो ये वाला एग्जांपल आपने जिंदगी भर यूज करा, आई मीन जिंदगी भर तो नहीं, जब से आपने चाइनीज क्विजीन खाना शुरू करा है तब से तो आपने इसे खूब डाला होगा, बट इसके बारे में गौर नहीं किया होगा कभी। कोई और एग्जांपल लेते हैं, चलो लैब में चलते हैं, अब केमिस्ट्री लैब में चलते हैं। केमिस्ट्री लैब में बड़े सारे केमिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे, कोई एक केमिकल का नाम बताओ। रिएजेंट बॉटल इमेजिन करो, अपनी शेल्फ, अपनी लैब के अंदर गए, शेल्फ बनी हुई है, शेल्फ पे कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं, उनमें से कोई, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? वो ये होता है बेसिकली, मैंने साथ में एक्वस लिखा है, आपने 11th क्लास के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, इस बारी भी बात करेंगे, फिर से बात करेंगे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन कैसे बना होगा? जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को उठा के पानी में डाल दिया होगा। आ रही है ना मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो काफ़ी एग्जाम्पल दे दिए हमने, 4 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो सब के सब सॉल्यूशन होते हैं। चलो और कुछ 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर लैब में है आपके, आपको पता नहीं होगा। और बताओ, सोचो। एसीटोन प्लस वाटर, सोचो। इथेनॉल प्लस वाटर। चलो अब आप लोगों से क्वेश्चन है, एलॉय, एलॉय क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर है? क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर है? नहीं है। आप ये समझो होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, पहले तो आप ये समझो। ऐसे मिक्सचर्स, मेरे पॉइंट को, मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं। क्या मैंने कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट के बारे में बात करी? नहीं ना। तो कंपोनेंट्स कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड, कैन बी गैस। तो अलॉय क्या होता है? अलॉय क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर
ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर है, अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर है। और मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं सबके सब सॉल्यूशन होते हैं। तो अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। चलो एक और क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर तो दिया नहीं, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को। एयर, एयर क्या होमोजेनियस मिक्सचर है? नो। एयर के अंदर पॉल्यूशन नहीं होता, पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होने के बाद एयर होमोजेनियस मिक्सचर कैसे हो जाएगा? फिर एयर नहीं होता, ठीक है। एयर इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, एयर इज नॉट एयर, ये मिट गया, टू और मोर, क्या लिखा था इधर? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है ये लो। होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। एयर इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर? अनपॉल्यूटेड एयर, अनपॉल्यूटेड एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, अब आपको होमोजेनियस मिक्सचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अनपॉल्यूटेड एयर का मतलब क्या है? जिसमें पॉल्यूशन ही ना हो, सिर्फ गैसेस प्रेजेंट होगी। और सिर्फ एसिटिक एसिड तो प्योर हो गया ना, वो कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा? बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हैं। सारे एग्जाम्पल लेने लगूंगा तो पढ़ाऊंगा कब चैप्टर? बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो अनपॉल्यूटेड एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर तो नहीं होगी क्योंकि एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट है। भाई डस्ट पार्टिकल तो होते ही हैं, दिखते ही नहीं है। आप एक दिन तक अपने कमरे के अंदर, एक दिन कह रहा हूं 10 दिन तक अपने कमरे में मत घुसो, धूल की लेयर बन जाती है, तो वो डस्ट पार्टिकल आपके धीरे धीरे ग्रेजुअली सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आई रिपीट, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं। और कंपोनेंट्स की कंपोजिशन वेरी कर सकती है। फिर मैंने आपको क्या बताया? होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं और मिक्स करने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मिक्स करने से पहले आप कर सकते हो, इजीली बता दोगे सर ये रही शुगर, ये रहा वाटर, बट एक बार ही आपने शुगर को वाटर में डाला, मिक्स करा, फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे वेयर इज शुगर वेयर इज वाटर। लगेगा आपको पानी जैसा लगेगा, बट वो एग्जैक्टली वाटर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे एक पॉइंट बन जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। दिख रहा है? आगे बढ़े, चलो जी। नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक। ये विजिबल है? येलो कलर अच्छा ज्यादा, येलो बेटर है, चलो येलो ही चलते हैं, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो, आप लोगों ने पीछे की स्लाइड्स लिख ली थी ना? वेरी गुड, लिख लेना बाद में, ठीक है।
अब ये लिख लेना साथ में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखो आप, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, the size of the particles present in the solution is less than 1 नैनोमीटर। ठीक है, therefore ठीक है, therefore the particles of the solution can't be seen by naked eye। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहला पॉइंट आप लोगों को क्या बताया है, सॉल्यूशंस के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है इसलिए हम पार्टिकल्स को आंखों से, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आंखों से देख नहीं पाते। एक चीज मैं और बता देता हूँ, सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड सस्पेंशन, ये वही है। ठीक है ना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको क्या बताई, सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है इस वजह से हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आंखों से देख नहीं पाते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो इसी बात पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, द कंपोनेंट्स present in the solution must be non-reactive। सॉल्यूशंस के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने सॉल्ट को वाटर में डाला तो सॉल्ट और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग होती है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, मैटर में स्पेस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और ज़्यादा। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग होती है ना, उसी में आपके NaCl के आयंस घुस जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। वो जो स्पेस था ना, वो उसके बीच, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। चलो तीसरे की तरफ चलते हैं। द कंपोनेंट्स, वैसे तो इसके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक और बन जाती है, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूं। द कंपोनेंट्स of the solution can't be separated by simple physical method। ठीक है ना। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, फिल्ट्रेशन, लाइक फिल्ट्रेशन, सेटलिंग समझाता हूं क्या होता है। सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सॉल्यूशंस के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, आप उन कंपोनेंट्स को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड के अंदर फिल्ट्रेशन आ गया। आप एक बारी शुगर सॉल्यूशन को क्रिएट कर दो, क्या आप उसको फिल्टर करके शुगर और वाटर अलग कर सकते हो? नहीं।
तो ये पहला मेथड क्लियर हो गया होगा। सेटलिंग का मतलब क्या होता है, आपने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, उसको अनडिस्टर्ब्ड रख दो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या शुगर विल सेटल डाउन? नो। तो सेटलिंग से भी आप कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, लैब में तो देखा ही होगा। अरे यस और नो? सर हमें याद ही नहीं, सर हमें केमिस्ट्री की लैब ही नहीं पता कैसी होती है, स्कूल वाले लेके ही नहीं जाते। सेंट्रीफिकेशन के अंदर समझो, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये 2 टेस्ट ट्यूब फॉर एग्जांपल, वैसे तो 4 की होती है, इवन नंबर्स में होती है। सब स्लॉट्स जो बने होते हैं ना टेस्ट ट्यूब के, मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब के स्लॉट्स बने हुए होते हैं, वो स्लॉट्स इवन नंबर में होंगे, 2, 4, 6, 8, ऑड में नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो लेट्स से आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब ली, आपने इसमें डाल दिया सॉइल प्लस वाटर, नहीं ये तो चलो प्रेसिपिटेट तो पता होगा, प्रेसिपिटेट डाल दिया, ठीक है ना। हमें प्रेसिपिटेट को सेपरेट करना है अब, और इधर डाल दो पानी, डाल दो लेट्स से, ठीक है। अब जैसे आप मशीन ऑन करोगे ना, तो ये धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगी। मैं खुद घूमूंगा और देखना, मेरे हाथों के मूवमेंट को देखना आप, ये धीरे 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 ऐसे हो जाएगी और फिर ये ऐसे घूमती रहेगी, रोटेशन होता रहेगा, ठीक है ना। फिर जब आप रोकोगे तो फिर ये वापस रुक जाएगा, धीरे धीरे करके वापस ऐसे हो जाएगा, फिर आप निकाल के देखना सारा प्रेसिपिटेट बॉटम पर आ जाएगा। तो अरे आप स्टोन पे वो क्या रस्सी वगैरह धागा बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते था, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर जाता था। तो इधर भी वही कॉन्सेप्ट है, आप टेस्ट ट्यूब को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो तो सारा फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है ना, तो जितने भी हैवी पार्टिकल होंगे फोर्स की वजह से टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे चले जाएंगे। तो ये सेंट्रीफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को इस कॉन्सेप्ट से सेपरेट नहीं कर सकते, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फटाफट से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ स्मार्ट बोर्ड, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले वार्म वेलकम करा आप लोगों का मैंने, वेलकम टू क्लास 12th, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वी विल डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम ऑर्गेनिक पे जंप करेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज, मुझे सुन लो, टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं और मिक्स करने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कितने सारे एग्जांपल लिखे मैंने, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, विनेगर, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। एलॉय भी लिया मैंने, एयर भी बताया, अनपॉल्यूटेड एयर भी बताया, और फिर मैंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो सब के सब सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। फिर हम कहाँ बढ़े, आगे बढ़े। आगे मैंने क्या डिस्कशन करा, क्या डिस्कस करा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिस्कस करी है, टू से प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला आप लोगों को, सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। फिर मैंने क्या बताया, सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लाइक फिल्ट्रेशन, सेटलिंग, सेंट्रीफिकेशन। आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मजा आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब 11th में जितनी सीरियसनेस से आप लोगों ने पढ़ाई करी थी ना, 12th में से ज्यादा करना, ठीक है ना। 11th में आप निकल गए हो, पास हो गए हो, खुशी मनाओ। जो 11th में गलतियां करी है ना वो 12th में मत करना। सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती है 70 में 70 लाने में। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ सारा पढ़ जाओगे थ्रू आउट द ईयर, आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। कंडीशन ये है, मेरी क्लास में रेगुलर रहना है। मैं बोर्ड पे जो जो लिखूंगा वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। मेरा दिया हुआ होमवर्क आप लोगों को करके लाना है, हर एक टेस्ट में अपीयर होना है और स्कोर करने हैं फुल मार्क्स। मतलब पढ़ना है, इन सिंपल वर्ड्स, इन नट शेल पढ़ना है। तो आपके 70 में 70 कहीं नहीं जा रहे। और आप लोगों को मैं निंजा टेक्निक भी सिखाऊंगा केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से मार्क्स लाने की, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशंस के होते हैं 2 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक सॉल्यूट होता है
और एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इतनी बार तो मैं ही रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन को, आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है ना। सॉल्यूट किसे बोलते हैं, देखो सुन लो पहले फिर लिखवा देता हूं। सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जिसे ऐड करते हैं। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, जिसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो लिख लो द कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच इज एडेड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रिलेशन में डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। जिस कंपोनेंट को आप लोग ऐड करोगे उसे सॉल्यूट बोलोगे, जिसके अंदर ऐड करेंगे उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। द कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन in which solute is added, ठीक है ना, सिंपल। तो सॉल्यूट किसे बोलेंगे, जिसे ऐड करेंगे। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, जिसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो पॉइंट ये है कि बच्चे सोचते हैं कि जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा और जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है ना। अभी डिस्कस करते हैं क्यों गलत है। एक पॉइंट और लिख लो आप यहां पे, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अभी डिस्कस करेंगे, आज ही हो जाएगा आई थिंक, ठीक है ना। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दोबारा सुन लो, सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जिसे ऐड करते हैं। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जिसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है ना। दोनों की डेफिनेशन लिख दी। फिर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या लिखवा दिया है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूट, ऐसे नहीं लिखते हैं, रुको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो दो कंपोनेंट होते हैं, वो तो अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जिसे ऐड करते हैं। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जिसके अंदर ऐड करते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट का अमाउंट कम हो सॉल्वेंट से। वैसे जनरली देखा क्या जाता है, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, बट ये हर वक्त नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो रहा होगा सॉल्वेंट से, ठीक है ना। तो वो डेफिनेशन रॉन्ग है। अगर आप सोच रहे हो सर जो अमाउंट कम होता है उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं। तो देखो, सॉल्यूट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो लेटर से तो कैपिटल बी यूज करोगे। अगर आप किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 2 यूज करोगे। बट इन दोनों को आपने एज अ सबस्क्रिप्ट यूज करना है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। वो भी राइट हैंड साइड में लिखा हो, ठीक है। रिटन ऑन राइट हैंड साइड, रिटन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। और अगर आप सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो लेटर ए यूज कर लो। नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 1 यूज कर लो, ठीक जी। क्लियर है? अरे खुशी हो रही है 12th में आके। तो देखो, W स्टैंड फॉर, वेरी गुड, W स्टैंड फॉर वेट। तो ये इस बेचारे की क्या गलती है फिर?
एक रील है ना, छोटी सी रील है, वो बच्चे से स्टेज पे आके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, तो वो बड़ी जोर से ऐसा करके बोलता है नरेंद्र मोदी। फिर वो मोर की जगह नरेंद्र मोदी का फेस लगा देते हैं। तो आपने भी वैसा ही कुछ आंसर दिया है, ठीक है, इसकी जगह डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे बी लिख दो, किसका वेट हो जाएगा? सॉल्यूट का हो जाएगा। ये किसका वेट हो गया? वेरी गुड। ये पढ़ा था एन, याद होगा? सॉल्यूशन के अंदर एन का क्या मतलब होता है? अरे नंबर ऑफ मोल्स, याद ही नहीं है सर। वो 1 साल हो गया ना सर, एक्चुअली हम पुरानी यादें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एन का मतलब। और यहाँ अगर मैं N2 लिख दूँ तो किसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए? सॉल्यूट के। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए? चलो अब ये मैं बोलना सर हमें ये याद नहीं है। वेरी गुड, आज तो भैया होम फो हेवी ड्राइवर हो रहे हो। मोल फ्रैक्शन होता है ये, मौज कर दी। मोल फ्रैक्शन होता है ये, पढ़ा है आप लोगों ने 11th के अंदर, हो ही नहीं सकता ना पढ़ाओ। मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा सॉल्यूशन था नहीं था, चलो कोई नहीं, आप पढ़ लो। किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? और ले कुछ, ठीक है बॉस, बहुत है इतना, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन हमने देखा। सॉल्यूशंस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैपिटल बी से यूज़ करो, सॉरी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करो, या नंबर 2 से रिप्रेजेंट करो, बट लोअर सबस्क्रिप्ट राइट हैंड साइड पे लिखाओ, ठीक है ना। तो एग्जांपल मैंने लिया WB, वेट ऑफ द सॉल्यूट, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, X का मतलब मोल फ्रैक्शन, X2 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, A का मतलब या 1 मतलब रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ईदर यू यूज कैपिटल A और 1, बट रिटन इन लोअर सबस्क्रिप्ट। बॉटम पे लिखोगे W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, X1 नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो आज यहीं रोकते हैं। ये हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉल्यूशंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अब हम फुल फ्लेज में केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अब आज क्या है? वेडनेसडे है ना, फ्राइडे देन संडे, ठीक है जी। फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस फॉलो माय चैनल।